हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 में बेटा हम 12 में हम लोग जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसमें हम लोग अभी स्वप्रेरण के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्वप्रेरण मतलब जिस कुंडली में धारा को प्रवाह करें, धारा के मान में परिवर्तन करें या धारा को बंद करें तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा का उत्पन्न होना स्वप्रेरण कहलाता है। इसका एक गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, तो इसके गुणांक को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। अब बात ये हो रही है कि अगर एक कुंडली है और उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L है, तो उस कुंडली में जो ऊर्जा इकट्ठा होगी, संचित होगी, वो क्या होगी? भाई अगर कोई भी कुंडली है तो कुंडली में संचित ऊर्जा का आपको समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा किस कारण से उत्पन्न होगी? कि तब जब उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो कुंडली है उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो स्मॉल e जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि उस कुंडली में dq आवेश, बहुत थोड़ा सा dq आवेश को हम क्या करें, भेजें, तो उस आवेश को भेजने में जो कार्य होगा वो कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो लिखेंगे किसी कुंडली, यहाँ पर जो है किसी कुंडली में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात हम पहले से लिखेंगे कि कुंडली में dq आवेश प्रवाह करने में किया गया कार्य, तब जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य होगा dw। ठीक है, अब चूंकि वैद्युत में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी यहाँ पर विद्युत वाहक बल है E इंटू में क्या आ जाएगा d। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट कि E इज इक्वल टू था माइनस का। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या था, माइनस का L इंटू डी आई बाई क्या था, डी टी, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। माइनस केवल इधर लिंक, तो माइनस E इक्वल हम लिख सकते हैं L इंटू डी आई बाई क्या लिख सकते हैं, डी टी। ठीक है, क्या करेंगे, उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, जब उपर्युक्त समीकरण में ये मान रखेंगे तब आप लिख सकते हैं dw इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा L इंटू डी आई बाई डी टी, और इंटू में क्या आ गया dq। थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तो L इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर dq अपॉन dt, और इंटू में क्या हो जाएगा d। ठीक है, dq बाई dt यानी आवेश प्रवाह की दर ये बनेगी धारा, यानी dw बराबर आ गया L इंटू में ये हो गया I, और इंटू में क्या हो गया d। ठीक है, यानी कुंडली में जो भी कार्य होगा वो धारा के परिवर्तन पर निर्भर करेगा। तो मान लेते हैं कि धारा जब कुंडली में प्रवाह हो रही है तो 0 से I0 तक होती है। ठीक है, यानी लिमिट बन गई, लोअर लिमिट क्या हो गई 0, अपर लिमिट क्या हो गई I0। तो लिखेंगे जब कुंडली में प्रवाह धारा 0 से I0 तक होती है तब कार्य जो होगा वो भी 0 से कहाँ तक होगा, W तक। इंटीग्रेशन 0 से I0 तक L इंटू में I, और इंटू में क्या आ जाएगा डी आई, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो
ये बन गया L इंटीग्रेशन 0 से I0 तक I और इंटू में क्या आ गया DI। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा W लिमिट 0 से W तक इक्वल में L, यहाँ पर मिल गया I²। हाँ, तो यह इंटीग्रेशन किया जाएगा जब dW का, तो ये आएगा W कहाँ से कहाँ तक, 0 से W तक, और जब I का करेंगे तो आएगा I²/2 0 से I। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया W - 0 इक्वल L, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, चाहे तो आप बाहर ले लें तो आएगा I0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी W इक्वल टू आ गया हाफ L I0 का स्क्वायर। ये हुआ कार्य। ठीक है, लेकिन हमने क्या बात की है, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा यानी स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी मतलब संचित स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा जो होती है वो माइनस इंटू कार्य की होती है, यानी U इक्वल -W, यानी U इक्वल -हाफ LI0 का स्क्वायर। ठीक है, तो कुंडली में जो संचित ऊर्जा होगी वो ये होगी, कुंडली में धारा को बढ़ाने में, भेजने में जो कार्य करना पड़ेगा वो ये होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्रेरकत्व है ये भी कुंडली में एक, जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्रतिरोध, तो उसी की तरह का एक गुण रखता है जिसे हम लोग प्रेरकत्व कह रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रेरकत्व भी पाया जाता है। अब अगर हम कुंडलियों को बात करें तो एक परिपथ में कितनी तरह से जोड़ सकते हैं, दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे या समांतर क्रम में। तो जिस तरह से हम कुंडलियों को परिपथ में जोड़ रहे होंगे उसी तरह से उनके प्रेरकत्व भी परिपथ में जुड़ेंगे। मतलब ये आ गया कि प्रेरकत्वों का अगर हम समायोजन करते हैं तो वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है समांतर क्रम में। बिल्कुल प्रतिरोध से ही हम इनका समायोजन करेंगे। तो अगर कहीं पर आपसे पूछा जाएगा प्रेरकत्वों का समायोजन, तो भैया याद रहेगा दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट में आता है श्रेणी क्रम में, और बिल्कुल सिंपल से याद रखो कि श्रेणी क्रम में जो हो जाएगा, मान लिया LS हो गया, LS इक्वल L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन दूसरा जो होगा वो होता है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो आएगा वो आ गया 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर कभी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व 2 हेनरी है, दूसरी कुंडली है जिसका प्रेरकत्व 3 हेनरी है, कह रहा श्रेणी क्रम में तो 2 और 3 5 हो जाएगा, जबकि समांतर क्रम में तो 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी LLP की जो वैल्यू आएगी 6/5 यानी 1.2 हेनरी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अगर कहीं लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो ये करो, बाकी इसका जो छोटा मोटा डेरिवेशंस हैं वो आपको आगे मिलेंगे। तो आते हैं हम अपने इस चैप्टर के अच्छे और दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है अन्योन प्रेरण। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? स्वप्रेरण की। अब बात करेंगे अन्योन प्रेरण की। तो अन्योन प्रेरण को समझने से पहले याद रखो कि ये किन्हीं दो कुंडलियों के बीच में ही होगा, यानी अन्योन प्रेरण की जो घटना है वो बिना दो कुंडलियों के संभव नहीं है। तो यदि हम इन्हीं दो कुंडलियों को पास में रखते हैं, क्या करते हैं पहले तो याद रखो कि हम इन्हीं दो कुंडलियों को पास में रखते हैं, ठीक है, और पास में रखकर किसी एक कुंडली में धारा को प्रवाह करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को बंद करते हैं। समझ रहे हो?
यानी हम उनमें से किसी एक कुंडली में धारा को प्रवाह करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को बंद करते हैं। अगर ऐसी घटनाएं हम एक कुंडली में करें तो इसके परिवर्तन के पश्चात यदि दूसरी कुंडली में कोई धारा उत्पन्न हो जाती है तो इस घटना को हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। बात समझ में आ रही है? यानी इस पहली कुंडली में हमने धारा को प्रवाह किया, धारा के मान में परिवर्तन किया या धारा को बंद किया, इसके बदले में दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तब इस घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण। क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। बात समझ में आ रही है? और अगर यहाँ से कोई गुणांक आप लेकर आएंगे तो वो बनेगा इन दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो इन्हीं अन्योन प्रेरण की घटनाओं पर आधारित हैं। ठीक है, अब बात होती है कि अन्योन प्रेरण गुणांक निकालना। क्या निकालना? अन्योन प्रेरण गुणांक। तो मान लिया कि हमारे पास दो कुंडलियां हैं, पहली कुंडली जो है वो ये है, दूसरी कुंडली ये है। या हम कह सकते हैं जिसमें हम धारा प्रवाह करेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे या धारा को परिवर्तित करेंगे, वो आपकी हो जाएगी प्राथमिक कुंडली और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी द्वितीय कुंडली। क्लियर है? अब इन दोनों कुंडलियों में से हमने इस वाली कुंडली में धारा को प्रवाह किया है, धारा को परिवर्तित किया है, तो इसमें बहने वाली जो धारा है वो हमने मान ली क्या है? I1। क्या है? I1। अब इसमें जो भी धारा प्रवाह होगी उससे विद्युत क्या निकलेगा? चुंबकीय बल रेखाएं। तो जो भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो जब इस कुंडली को पास करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो यहाँ पर इस कुंडली में फ्लक्स में क्या होगा? चेंज आएगा और उस चेंज के कारण क्या होगी? इसमें वैद्युत धारा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस दूसरी कुंडली के एक फेरे पे जो फ्लक्स है वो φ2 है। कितना है? φ2 है। एक फेरे पे जो फ्लक्स है वो φ2 है और इस प्रकार से इसमें जो फेरे हैं वो N2 हैं। क्या है? N2। मान लेते हैं यदि द्वितीय कुंडली में कुल फ्लक्स फिर कितना हो जाएगा? N2 φ2। तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स होगा वो होगा N2 φ2 और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? पहली कुंडली में बहने वाली धारा के। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे m। क्या बोलेंगे? m। ये जो m है इसे ही हम लोग बोलते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। ये जो m है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अन्योन प्रेरण गुणांक। यानी m = N2 φ2 अपॉन I1। तो यहाँ लिख लेना, जहाँ m दोनों कुंडलियों के मध्य का अन्योन प्रेरण गुणांक। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलिए, अगर आ गई है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगर इस प्रकार से केवल पहली कुंडली में बहने वाली धारा के कारण है तो यही सारी चीज़ें जो होंगी वो पहली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के भी बराबर होंगी। या दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा तब उत्पन्न होगी जब उसमें क्या उत्पन्न हो रहा होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट, हमको पता है। क्या पता है? कि E होता है N डेल्टा φ अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? φ2 और N2, तो ये भी क्या बनाएगा? E2 बनाएगा। यहाँ से अगर बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? E2 = डेल्टा φ कॉमन ले लिया माइनस का और अंदर आ गया N2 φ2 अपॉन में क्या आ गया? डेल्टा t। अब देखो जहाँ पर N2 φ2 लिखा है क्या वहाँ पर हम MI1 नहीं लिख सकते हैं? ये तो निकाला है, तो रखेंगे तो E2 = आ गया माइनस डेल्टा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? M ×
I1 अपॉन में क्या आएगा डेल्टा टी। अब अगर बात करेंगे तो इस डेल्टा को अंदर भेज दो तो क्या आएगा E2 इक्वल माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। आप अगर m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E2 माइनस का अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले के समान है जो हमने भी स्वप्रेरण के लिए प्राप्त किया। ठीक है, तो इसमें फिर से वही बात आएगी, इसका मात्रक तो भाई अन्योन प्रेरण का जो मात्रक होता है वो भी हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। छोटे मात्रक में अगर बात करते हैं तो 1 मिली हेनरी, तो 1 मिली हेनरी जो होता है वो 10⁻³ हेनरी के बराबर होता है। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए कि इसकी विमा बताइए तो इसकी विमा वही होगी जो आपने याद की थी, ml स्क्वायर टी की पावर -2 और e की पावर क्या आएगी -2, यानी ml स्क्वायर टी की पावर -2 और e की पावर -2। ये किसकी विमा है? अन्योन प्रेरण की। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देख लो कि इन दोनों कुंडलियों को हमने क्या किया है, जब पास पास रखा है और उनमें से किसी एक कुंडली में हमने धारा को प्रवाह किया, धारा के मान में परिवर्तन किया या धारा को बंद करते हैं तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तब इस घटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणांक ज्ञात करना है तो इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए मानेंगे कि पहली कुंडली में जो बहने वाली धारा है वो I1 है और इसके कारण दूसरी कुंडली में जो कुल फ्लक्स उत्पन्न होगा तो कितना उत्पन्न होगा N2/2। तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स उत्पन्न होगा वो पहली कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी N2/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, यानी N2/2 इज इक्वल टू MI1। यहाँ से M इज इक्वल टू क्या आएगा N2/2 अपॉन I1, जहाँ M जो है वो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक है। अब अगर कहा जाता है कि ये तो प्रेरित धारा के कारण आएगा तो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, यानी दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E = N × Δ∅ अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, वहाँ से अगर बात करेंगे तो E2 इक्वल हो जाएगा -N2 × Δ∅2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से हमने क्या किया, ∅2 डेल्टा को कॉमन ले लिया और E2 इक्वल टू वैल्यू निकाली माइनस का m डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और m के लिए हमने क्या रख दिया माइनस का E2 अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? बाकी मात्रक और विमाएं दोनों समान हैं। कॉपी करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। देखो अगला जो डेरिवेशन है वो ये है, दो समाक्ष परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक, यानी दो एक जैसी परिनालिकाओं के मध्य या पास पास रखी परिनालिकाओं के मध्य क्या अन्योन प्रेरण गुणांक उत्पन्न होगा। तो देखते हैं, मान लिया ये जो है वो एक परिनालिका है जिसमें तार के N1 फेरे जो है वो भी लपेटे। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, N1। ठीक, इसी के केंद्र के जस्ट ऊपर हमने एक और परिनालिका इमेजिन कर ली, ये ठीक है, और इसमें हमने तार के N2 फेरे क्या किए, लपेटे। ठीक, तो पहली जो परिनालिका थी उसको हमने P ले लिया, दूसरी परिनालिका को हमने S ले लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से। अब जब पहली परिनालिका में लपेटे तारों में हम I धारा प्रवाह करेंगे तो उस परिनालिका के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे प्राथमिक
परिनालिका पर स्मॉल आई धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई या म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू में आई। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये एन जो है वो पहली कुंडली में फेरों की संख्या भी कही है। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करते हैं, अब इस चुंबकीय क्षेत्र से यानी ये चुंबकीय बल रेखाएं जब हम दूसरी कुंडली को जब पार करेंगे तो उस कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे यदि द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तब कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन वन अपॉन एल इंटू आई वन और इंटू में क्या आ गया ए। अब लेकिन दूसरी कुंडली में कुल फ्लक्स कितना है, तो लिखेंगे यदि द्वितीयक कुंडली में N2 फेरे, कितने फेरे हैं, N2, तब कुंडली का कुल फ्लक्स यानी तब कुंडली का कुल फ्लक्स क्या होगा, N2 फाइव होगा ना। N2 फाइव इज इक्वल टू, यहाँ भी हम N2 गुणा करेंगे तो N2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन क्या आएगा, स्मॉल एन इंटू में ए, यानी N2 फाइव इक्वल म्यू नॉट N1 N2 I1 ए अपॉन एल। हो सकता है कि नहीं? अब छोटी सी बात, यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं वी नो दैट, आपको पता है कि अगर कहीं पर N2 फाइव लिखा है तो ये m इंटू आई के बराबर है। तो ये समीकरण एक हो गया, ये क्या हो गया, दो। क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक व दो से जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इंटू आई वन इक्वल म्यू नॉट N1 N2 इंटू में I1 कैपिटल ए अपॉन में क्या आ गया, L। ठीक है, I1 से I1 क्या हुआ, कैंसिल, और m बराबर एक फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट N1 N2 कैपिटल ए अपॉन में क्या आ गया, L। यहाँ पर आप कैपिटल ए बराबर पाई आर स्क्वायर भी लग सकते हैं, यानी लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, अथवा करके एक फॉर्मूला और यहीं पर बन सकता है और वो फॉर्मूला होगा m इक्वल म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N1 ए। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इसमें स्मॉल n1 जो है वो पहली कुंडली के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। ठीक है, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ते हैं, एक अलग टाइप से विद्युत वाहक बल प्राप्त करने का, और इस डेरिवेशन का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान या चलने वाले ऋजुरेखीय चालक तार पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, तो मान लिया हमारे पास ये एक एक्सटर्नल यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कहाँ होती है भैया, भीतर।
ठीक है, तो ये हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ली है, इसका मतलब होता है कि इसकी दिशा कहाँ है, भीतर। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड पर, इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक रॉड जो है वो ऐसे रखी, ये यानी आपने एक छड़ को रख दिया ये, ठीक। तो अब आपने जिस छड़ को रखा है उस छड़ को आपने चालक लिया है। चालक छड़ के भीतर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर खुद का आवेश होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या माना, मान लिया कि अभी ये छड़ जब यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो इसके दोनों सिरों पर जो कुल आवेश है, जो कुल आवेश है वो क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिणामी क्या रहेगा, जीरो। भाई जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, दोनों सिरों पर आवेश कैसा है, शून्य है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लिया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ पर, और जो छड़ है वो इस दिशा में गतिमान है। छड़ की जो चाल है वो इस दिशा में गतिमान है। अब ये बताइए, अगर छड़ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, छड़ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा मूव कर रहा है, इसी दिशा मूव करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान, ये डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की है, ये डायरेक्शन कण की गति की है, अगर कोई कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंज। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर तब लॉरेंज के अनुसार एक बल लगने लगेगा, और उस बल की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, देखो अंगूठा जो है वो बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये। ठीक है, यानी इस कण पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ जाने लगेंगे, इस छड़ के नीचे के सिरे में, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे के सिरे में जाना शुरू हो जाएंगे वैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इस एंड पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन, और इस एंड पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण। सिर्फ क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने इस छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराया है, गति करा दी है। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अगर ऐसा ही हो जाता है तो क्या होगा, तो होगा ये कि इस क्षण पर, ठीक है, क्या होने लगेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा, और उस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये होगी, क्या होगी, ये। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर जो बल लग रहा था वो था मैग्नेटिक, तो ऊपर की ओर यानी इस क्षेत्र में जब इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो दिशा ये होगी, और बल इस पर ये लगेगा, और ये वैद्युत का बल जो लगेगा वो होगा Fe। क्या होगा, Fe। ठीक है, यानी इसी समय पर इस कण पर दो बल लगने लगते हैं। ठीक है, अब इस समय अगर बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर लगातार इधर आ रहे होंगे तो ये वैद्युत बल उन्हें आने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो जब ये मूव करके इधर आ रहे होंगे तो छड़ के सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा होगा, विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हो रहा होगा, विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इनके सिरों के बीच में जो ईएमएफ बन रहा होगा वो ईएमएफ आपको मिलने वाला है यहाँ पर, यानी इन इलेक्ट्रॉनों की गति से। ठीक है, फिलहाल अभी हम ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से यहाँ तक का जो गमन है वो कब रुकेगा, जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल के। यहाँ पर वैद्युत बल यदि चुंबकीय बल के बराबर हो जाता है तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण आरोपित बल, जो भी बल होगा वो मैग्नेटिक का होगा, और Fm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया बताइए, Fm इज इक्वल टू आ जाएगा QEV की, यहाँ पर आ जाएगा EVP। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। अब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण
आरोपित बल उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उत्पन्न होगा वो होगा Fe, और ये किसके बराबर होता है, QE होता है, इसलिए E इंटू कैपिटल E हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमने बताया था ये इलेक्ट्रॉनों का गमन रुकेगा तब हम कह सकते हैं कि उनके छड़ के सिरों के बीच में जो है वो स्थायी EMF हो जाएगा। यानी EMF स्थायी करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं स्थायी विद्युत वाहक बल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि Fe किसके बराबर कर दें, Fm के। Fe इज इक्वल टू ई, कैपिटल E है, इज इक्वल टू EV है, E से E क्या हुआ, कैंसिल। अब मान लेते हैं यदि छड़ की लंबाई स्मॉल l है तब उत्पन्न EMF यानी प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू V बाई L, अर्थात तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं V बाई L इक्वल क्या आ जाएगा, V, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VL। यानी यहाँ पर देखो ये जो है वो विद्युत वाहक बल है, ये जो है वो चाल है, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो है वो छड़ की लंबाई है। ठीक है, एक बात और, यदि छड़ क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है तब कैपिटल V बराबर लिखेंगे स्मॉल VL इंटू में साइन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छे से कॉपी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मैं बार बार बताता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, अगली क्लास में, ठीक है, बाय।